नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सरकार की पुशबैक नीति क्या हो जाती है, इन सारी चीजों पे हम करने वाले हैं डिस्कशन। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो अवैध बांग्लादेशियों पर असम सरकार का एक्शन, पहले इनको गिरफ्तार किया गया और अब इनको भेज दिया गया है नो मेंस लैंड। ये नो मेंस लैंड क्या हो जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, भारत में जो अवैध बांग्लादेशी थे, इनका मुद्दा काफी समय से उठता रहा है और इनको देश से बाहर भेजने की बात की जा रही है। इसी बीच जो पूर्वोत्तर राज्य असम है वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है इन सारी चीजों के मामले में, और हेमंत बिस्वा की सरकार को तो आप वैसे ही जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, बीजेपी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो विदेशी ट्रिब्यूनल ने जिनको अवैध घोषित कर दिया है, जो यहाँ पर रहने के उनके पास कोई भी आधार नहीं है कि वो यहाँ पर रह सकते हैं। राज्य की हेमंत सरकार, विदेशी ट्रिब्यूनल ने अवैध घोषित कम से कम 49 लोगों को नो मैंस लैंड भेज दिया है। तो लगभग आपके 49 लोग ऐसे हैं जिनको असम से बाहर कर दिया गया है और नो मैंस लैंड भेज दिया गया है। अब नो मैंस लैंड क्या है, तो देखो, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच एक सीमा होती है। ठीक है, कि इधर बांग्लादेश है भैया, इधर भारत, और इसके बीच में आपकी एक सीमा होगी जिसको नो मैंस लैंड बोला जाता है। ना ही इसमें भारत का अधिकार है, ना ही इसमें बांग्लादेश का अधिकार है। यहाँ पे किसी की कोई भी जो नागरिकता है या फिर ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ये नो मैंस लैंड है। तो उसी सीमा को हम नो मैंस लैंड कहते हैं, और इसी नो मैंस लैंड में इन लोगों को भेजा गया है। जानकारी के अनुसार 27 से 29 मई को पश्चिमी और दक्षिणी असम से कम 49 घोषित विदेशी नागरिकों को नो मैंस लैंड भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला पहुंच गया। अब जैसे इन 49 लोगों को निकाला गया तो पूरा वो जो, अब काफ़ी समय से अगर वो रह रहे होंगे तो उनका परिवार भी है, जॉब भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, फैमिली होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मामला ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया और लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो TOI की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है कि इस एक्शन को, ये जो पुशबैक नीति है, इसको यहीं पर रोक दिया जाए। इस याचिका में उन्होंने अपने परिवार का पता लगाने के बारे में मांग की है। याचिकाकर्ता ने शक जताया है कि उनके घर वालों को भी वापस भेज दिया गया है और इन लोगों ने कोर्ट में इस अभियान पर रोक लगाने की मांग की है और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली और इन सारे लोगों का पता चले कि वो लोग कहाँ पर हैं। राज्य के सीएम ने क्या कहा है इस पर, जब ये सारी बातचीत आगे बढ़ी तो यहाँ पर सीएम का क्या कहना था। हेमंत सरकार का कहना है कि अब ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी नागरिक घोषित किए गए 30,000 लोग यहाँ पर गायब हो चुके हैं, कि 30,000 से ज्यादा लोग हैं जो गायब हैं। CFN को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत बिना यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने या फिर वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के लिए दोषी ठहराया जाता है। तो ये क्या है विदेशी अधिनियम 1946, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो अब अगर उनका यहाँ का रहने का वीजा खत्म हो गया है, फिर भी वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, या फिर जिनको पहले ही घोषित किया जा चुका है कि वो यहाँ रहने लायक नहीं है, फिर भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे 30,000 लोग हैं जो यहाँ से गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी NRC अपडेट प्रक्रिया शुरू हुई है, अब इसको तेज करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें कोई विदेशी मिलता है, हम कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे, हम इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। जो कार्रवाई है जिस तरीके से होनी है वैसे ही की जाएगी और किसी भी हम विदेशी नागरिक को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। ठीक है, आने वाले समय में होगी कई पुशबैक कार्रवाइयां यहाँ पर। तो असम के जो सीएम है, उनका कहना है कि कोई भी घोषित विदेशी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी जाकर के दलीलें पेश कर सकता है कार्रवाई के लिए। यदि किसी ने अपील नहीं की है तो उसका भारत में रहने का अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि वह दिखा दे कि उनकी अपील की है और वो राज्य सरकार उसको नहीं छोड़ना चाहती है तो हम उसको यहाँ पर रख लेंगे, तब हम उसको बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे। शरणार्थियों की घुसपैठ का कारण, अब देखो, चटगांव का पहाड़ी पथ क्षेत्र एक कम उपजाऊ पहाड़ी वन क्षेत्र हो जाता है। तो दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के खागड़झड़ी, रंगमती और बंदरबन जिले में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है। ठीक है, जो पूर्व में मिजोरम, उत्तर में त्रिपुरा और दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा से लगा हुआ है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी हो जाता है और सांस्कृतिक और जातीय रूप से बहुसंख्यक मुस्लिम बांग्लादेशियों से अलग है, जो देश के डेल्टा मुख्य भूमि में रहते हैं। अब CST की जनजातीय आबादी का
भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मिजोरम के जनजातीय आबादी के साथ जातीय संबंध हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहीं से आते हैं, यहीं पर रहते हैं और यहाँ से इनका जो कार्यक्रम है वो चालू रहता है, आने जाने, व्यापार करने, लोगों से मिलने, अपने परिवार वालों से मिलने, इस तरीके से। ठीक है, मिजोरम बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है। मिजोरम पहले से ही लगभग 30,000 शरणार्थियों को आश्रय दे चुका है, जो जुलाई अगस्त 2021 के बाद से ही म्यांमार में चीन राज्य में हो रही लड़ाई में भागे फिर रहे हैं। तो इस तरीके से इनसे घुसपैठ होती है यहाँ पर। इस वजह से सरकार नहीं चाहती है कि ये लोग जो बांग्लादेश से घुसपैठ करने आए हैं, यहाँ पे लड़ाइयों का कारण बन रहे हैं, इस क्षेत्र में उपद्रव मचा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर रहें। उनको अपने देश जाओ और नहीं तो नो मैंस लैंड आप भेज दिए जाओगे। और यही कारण है कि असम सरकार इस तरीके के एक्शन ले रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे एक्शन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? राइट, कि मतलब उनको नो मैंस लैंड भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए? कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये गलत है, मानवता के खिलाफ हो जाता है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर इतने सारे नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं। सरकार ने आपको प्रस्ताव भी दिया है कि आप जाओ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जाकर के वहाँ पर प्रूफ करो कि आप यहाँ के नागरिक हो, हम आपको रहने देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। सीएए के तहत हम जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको रहने की इजाजत भी दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर घुसपैठ के बाद लोग आ रहे हैं और वो उनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, अगर आपने करवा लिया तब तो कोई बात नहीं, अगर आपका वीज़ा समाप्त हो गया है उसके बावजूद आप यहाँ पर रह रहे हो और इलीगल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हो, तो आपको कोई भी देश यहाँ पर नहीं रखेगा, फिर तो आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। राइट, भारत में शरणार्थियों की रक्षा कैसे की जाती है ये समझते हैं। तो देखो, भारत ये सुनिश्चित करता है कि शरणार्थी सभी भारतीय लोगों के समान सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर सके। ऐसा नहीं है कि भारत हमेशा शरणार्थियों को यहाँ से निकालता है या उसकी नीति अच्छी नहीं है। शरणार्थियों को लेकर के भारत की जो नीति है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये है कि हम उनको अपने नागरिकों के बराबर सुरक्षा प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा सीधे पंजीकृत श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए आर्थिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम कराने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की सुविधा दी जाती है। उन्हें राष्ट्रीय कल्याण योजना का भी लाभ मिल सकता है और वे भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से योगदान भी कर सकते हैं। ये श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए है। हालांकि यूएनएचआरसी के साथ पंजीकृत लोगों के लिए, जैसे कि अफगानिस्तान, म्यांमार और जो अन्य देश हो जाते हैं, यहाँ के शरणार्थी हैं, जबकि उनके पास सुरक्षा और सीमित सहायता सेवाओं तक पहुंच है, उनके पास सरकार द्वारा जारी दस्तावेज नहीं है। इस प्रकार वे बैंक खाते खोलने में असमर्थ हैं और सभी सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वो प्राप्त नहीं करते हैं और इस प्रकार अनजाने में ये पीछे रह जाते हैं। तो जो अगर यूएनएचआरसी के साथ पंजीकृत है तो उनको इस तरीके का कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है। ठीक है, भारत की शरणार्थी नीति की बात करें तो भारत में शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है। इसके बावजूद उनकी संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 1951 में शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल के पक्ष में नहीं होने के बावजूद भारत में शरणार्थियों की संख्या एक बहुत बड़ी मात्रा में निवास करती है। हालांकि शरणार्थी संरक्षण के मुद्दे पर भारत का शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत में विदेशी लोगों और संस्कृति को आत्मसात करने के लिए एक नैतिक परंपरा है और हम जनरली लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकालते हैं और ना ही इस तरीके की कड़ी नीतियां अपनाते हैं। लेकिन अब वो समय है जब भारत कड़ी नीति अपना रहा है, पुशबैक नीति अपना रहा है और इन लोगों को यहाँ से बाहर भेज रहा है। विदेशी अधिनियम 1946 शरणार्थियों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है। अगर इस अधिनियम की बात करें तो ये केंद्र सरकार को किसी भी विदेशी नागरिक को निर्वासित करने के लिए अपार शक्ति भी देता है। इसके अलावा भारत का संविधान मनुष्यों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का भी सम्मान करता है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1996 का मामला है, जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि विदेशी नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार उपलब्ध है। अब जब विदेशी नागरिकों को हमने समानता और जीवन का अधिकार दे दिया तो ये उनका अधिकार है। अब इसके अधिकार को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और हमारा एक तरफ विदेशी अधिनियम 46 हो जाता है जो ये कहता है कि नहीं भैया आपको तो बाहर निकलना पड़ेगा, जबकि ये पावरफुल है अपने आप में, हम निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो यहाँ पर ये कहता है कि वो कोर्ट जाएं और कोर्ट में जाकर हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको अधिकार दिया है समानता का, जो आपके इंडिया में निवास करते हैं लोग उनके लिए भी हो जाता है और जो विदेश में निवास करते हैं उनके लिए भी हो जाता है। जो विदेशी हैं उनके लिए भी कुछ अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अब इसके थ्रू ये कोर्ट चले जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने यानी कि नॉन रिफाउलमेंट का अधिकार शामिल है। नॉन रिफाउलमेंट अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है जिसके अनुसार अपने देश में उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्तियों को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो नॉन रिफाउलमेंट भी है, इसका हम इंडियंस पालन करते हैं। तो ऐसे भी हम नहीं चाहते कि हम उनको वहां पर उनके देश भेजें, क्योंकि वो अपने देश में प्रताड़ित हैं।
ठीक है, तो ये एक समस्या भी हो जाती है, जिसकी वजह से भी भारत की जो विदेश नीति है वो मतलब जो विदेशी शरणार्थी जो अधिनियम है वो विफल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसके इतर इतने सारे कानून हैं जो उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। भारत में शरणार्थियों की स्थिति की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के विभिन्न समूहों को स्वीकार किया गया है, जिसमें 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से शरणार्थी आए, उनको हमने खुले हाथों से स्वीकारा। 1959 में तिब्बती शरणार्थी आए, उनको भी इंडिया ने एक्सेप्ट किया। 1960 के दशक की शुरुआत में वर्तमान में अगर बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे चकमा और हाजोंग आए, इनको भी इंडिया ने स्वीकार किया। 1965 1971 बांग्लादेशी शरणार्थी आते हैं। 1980 श्रीलंकाई शरणार्थी आए। इसके बाद म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी आए, जो अभी तक 2025 तक अगर हम बात करें तो भी आते रहे हैं, इनको भी इंडिया ने स्वीकारा है। तो जब हम खुले हाथों से सबको स्वीकार रहे हैं और हमारी जो नीतियां हैं उनको एक्सेप्ट करके हम देख रहे हैं, लेकिन अब वो समय है जब इंडिया को लगता है कि हमारे ऊपर भार बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे संसाधन सीमित हैं, उनका कैसे हम बंटवारा करेंगे। तो अब ये समय है कि हमने पहले तो सबको एक्सेप्ट किया यहाँ पर, लेकिन अब उनमें से कई ऐसे हैं जो घुसपैठ करते हुए पाए गए, कुछ ऐसे पाए गए जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं ज़बरदस्ती। तो हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और इसीलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, अब अपनी जो ये नीति हो जाती है शरणार्थियों वाली, इसमें थोड़ा सा बदलाव करें। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। लास्ट में आपके लिए एक ऑफर है, जून एक्सक्लूसिव ऑफर 2 से 6 जून तक। ISGS फाउंडेशन कोर्स के तहत आपको प्रीलिम्स मेंस लाइव और ऑनलाइन जो कोर्स हैं उसमें आपको छूट मिलने वाली है। GS ओनली अगर आप लेना चाहते हो प्रीलिम्स एंड मेंस का आपको मात्र 50,000। GS एंड CSET आप लेना चाहते हैं तो 55,000, ऑनलाइन कोर्स 40 और ऑप्शनल कोर्स आपका 17,500 में मिलने वाला है। पीसेस के लिए भी आपके पास ऑफर्स हैं अलग अलग। यूपी पीसेस मात्र 30,000 में, BPSC आपका 12,999 में, PDF नोट्स चाहिए तो मात्र 10,000 में, अगर सिर्फ मेंस बैच चाहिए तो मात्र आपको 7,500 में मिलेगा। अगर आप MPPSC की बात करते हैं तो 12,900 10,000 में आपको बैच मिलेगा। RS में 12,999 और PDF नोट के साथ 10,000 तक का आपको बैच मिलने वाला है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sanskritis.com, या फिर नंबर है 9555124124, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।